दोस्तों, महेश वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र क्या है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अर्थशास्त्र क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहा जाता है इकोनॉमिक्स। और दोस्तों, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। दोस्तों, अर्थ प्लस शास्त्र, ठीक है दोस्तों। अर्थ का मतलब होता है दोस्तों, अर्थ का मतलब होता है दोस्तों धन, और शास्त्र का मतलब होता है दोस्तों सिद्धांत। तो मैं कह सकता हूँ कि अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब धन है, शास्त्र का मतलब सिद्धांत है। तो धन से संबंधित जितने भी सिद्धांत होते हैं वो आपके अर्थशास्त्र कहलाते हैं। दोस्तों, पूरी इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी अगर आपको अर्थ वर्ड दिखाई देता है, अर्थ, तो दोस्तों उसका मतलब होता है पैसा। दोस्तों, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है मनी की। दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अर्थ का मतलब धन होता है कैसे। तो यहाँ पर दो व्यक्ति ए और बी हैं। दोस्तों, ए की इनकम मंथली 15,000 रुपये है और दोस्तों बी की इनकम मंथली 40,000 रुपये है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी में से किसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है या किसकी कंडीशन अच्छी है, तो दोस्तों आप कहेंगे कि ए की तुलना में बी की कंडीशन अच्छी है। क्यों? क्योंकि ए मंथली जो इनकम कमाता है वो कम है, जबकि बी जो मंथली इनकम कमाता है वो ज़्यादा है। तो दोस्तों, बी की कंडीशन क्या है? काफ़ी अच्छी है ए से। दोस्तों, कंडीशन का मतलब होता है हिंदी में स्थिति। और दोस्तों, स्थिति का पता कैसे चला, किससे पता चला? तो दोस्तों, स्थिति का पता चला आपको पैसों से। आपने पैसों से कंपैरिजन करा यहाँ पर कि वो 15,000 कमाता है, ये 40,000 कमाता है, इसीलिए आपको पता चला कि उसकी स्थिति कैसी है, अच्छी है या बेकार है। तो दोस्तों, अच्छा बुरा किसने बताया? पैसों ने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था कि दोनों में से किसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है, तो आपने कहा था बी। तो दोस्तों, आपने अक्सर किसी और से भी कहा होगा कभी कि उसकी स्थिति या उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये वर्ड आप क्यों यूज़ करते हो किसी और के लिए? क्योंकि दोस्तों उसका मतलब होता है स्थिति, मतलब होता है उसकी कंडीशन। और आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है का मतलब क्या होगा? उसके पास पैसा कम है, वो पैसा कम कमाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर किसी व्यक्ति के लिए आप ये कह रहे हो कि आर्थिक स्थिति उसकी ठीक है, तो दोस्तों वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है। पैसों की कमी नहीं है का सेंस है दोस्तों यहाँ पर कि उसके पास किसी और की तुलना में अच्छा पैसा है। तो दोस्तों, आर्थिक स्थिति का मतलब होता है कि पैसों की स्थिति कैसी है। और दोस्तों, आर्थिक का मतलब भी क्या होता है? अर्थ। और अभी दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में अर्थशास्त्र की डेफिनेशन बताई थी कि अर्थ में अर्थ का मतलब क्या होता है, सॉरी, अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब क्या होता है? तो अर्थ का मतलब होता है दोस्तों पैसा, यानी कि धन। तो दोस्तों, आर्थिक का मतलब क्या होता है? धन। और स्थिति का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंडीशन। तो आपके पैसे से रिलेटेड क्या कंडीशन है, ठीक है दोस्तों, ये शो करता है आपका इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है दोस्तों पैसा। जहाँ भी पैसा आएगा वहाँ आपका इकोनॉमिक्स लागू हो जाता है।
काम करना शुरू कर देता है इकोनॉमिक्स। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक्स कंडीशन अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने पढ़ा कि आर्थिक स्थिति क्या होती है और अर्थशास्त्र क्या होता है। दोस्तों इन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, वो था दोस्तों अर्थ। अर्थ का मतलब होता है दोस्तों पैसा। दोस्तों इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए आप प्रेजेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। दोस्तों अभी लॉकडाउन की कंडीशन है, तो ऐसे में दोस्तों आप देखेंगे तो सभी के घर की आर्थिक स्थिति कैसी है दोस्तों? बेकार है। अब दोस्तों आर्थिक स्थिति क्यों बेकार है? दोस्तों इसलिए बेकार है क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है, और जब दोस्तों पैसा कम होता है तो आर्थिक स्थिति क्या होती है दोस्तों? ख़राब होना शुरू हो जाती है। और जब पैसा ज़्यादा होता है दोस्तों तो आर्थिक स्थिति क्या होती है दोस्तों? ठीक होती है। तो दोस्तों अब प्रेजेंट में अगर आप लॉकडाउन की कंडीशन में देखेंगे तो सभी के पास क्या है दोस्तों? पैसों की कमी है। तो इसलिए सभी लोगों की क्या है दोस्तों? आर्थिक स्थिति क्या इस समय ख़राब है। तो दोस्तों ये था कि आर्थिक स्थिति में अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। दोस्तों अब बात करते हैं अर्थशास्त्र वर्ड कहाँ से आया। तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है दोस्तों ओइकोस प्लस निमेन। क्या मतलब होता है दोस्तों? ओइकोस प्लस निमेन। अब दोस्तों ओइकोस प्लस निमेन क्या चीज़ है? तो दोस्तों ओइकोस का मतलब होता है डोमेस्टिक यानी घरेलू, और दोस्तों निमेन का मतलब होता है प्रबंध करना यानी मैनेजमेंट। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ओइकोस प्लस निमेन का मतलब होगा घरेलू प्रबंध, घरेलू प्रबंध, या दोस्तों मैं कह सकता हूँ गृह प्रबंध। अब दोस्तों गृह का मतलब भी क्या होता है? घर होता है, तो घर का प्रबंध करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? ओइकोस निमेन कहलाता है। इसका मतलब दोस्तों आपने देखा होगा कि घर का प्रबंध, घर का जो मैनेजमेंट होता है वो भी दोस्तों किससे चलता है? तो वो भी दोस्तों पैसों से चलता है। ठीक है दोस्तों, तो जब इकोनॉमिक्स वर्ड को ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया था तो तब दोस्तों इसका मतलब क्या था? ओइकोस निमेन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। दोस्तों लिखा हुआ है अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों। दोस्तों इसका मतलब है कि हर मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और उनको उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो साधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं या जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। फिर दोस्तों आगे लिखा हुआ है अर्थशास्त्र दो शब्दों अर्थ इजिकल टू धन तथा शास्त्र इजिकल टू वैज्ञानिक अध्ययन से मिलकर बना है। दोस्तों आगे लिखा हुआ है शब्दकोश के अनुसार अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? धन से संबंधित सभी सिद्धांत आपके अर्थशास्त्र कहलाते हैं। और दोस्तों यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? मनुष्य की धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और दोस्तों आगे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक के दो शब्द ओइकोस जिसका मतलब होता है घरेलू तथा निमेन जिसका मतलब होता है प्रबंध से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जितना अब तक मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों अब यहाँ पर मेंशन है। दोस्तों आगे लिखा हुआ है इनका अर्थ होता है गृह प्रबंध।
और दोस्तों गृह प्रबंध का मतलब क्या होता है? घर का प्रबंध करना। और घर का प्रबंध दोस्तों किससे होता है? पैसों से होता है। घर किससे चलता है? पैसों से चलता है। आगे लिखा है दोस्तों, प्रत्येक गृहस्थ की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, परंतु उन्हें संतुष्ट करने वाले अधिकतर साधन जैसे कपड़ा, भोजन आदि क्या होते हैं दोस्तों? सीमित होते हैं। इन सीमित साधनों को ही धन कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है दोस्तों, प्रत्येक घर अपने धन का इस तरह उचित उपयोग करना चाहेगा कि वह अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता होगी। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ तथा वैकल्पिक वाले संसाधनों के प्रयोग से है। दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों दुर्लभ का मतलब कमी से होता है। किसी चीज़ में कमी शो करना या किसी चीज़ में कमी आना दुर्लभ कहलाता है। और दोस्तों वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों वैकल्पिक का मतलब होता है कि एक ही चीज़ के अनेक प्रयोग। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल दोस्तों एक साधन है जिसका यूज़ मोटरसाइकिल में भी किया जाता है, दोस्तों कार में भी किया जाता है। मतलब दोस्तों कहने का सेंस ये है कि साधन एक है, उसके यूज़ अनेक हैं। और दोस्तों इसे ही क्या कहते हैं? वैकल्पिक प्रयोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों आगे है चयन का क्या अर्थ है? दोस्तों चयन का बोलते हैं इंग्लिश में चॉइस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है चयन से अभिप्राय उपलब्ध सीमित विकल्पों में से चुनने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस उपलब्ध है और वो रिसोर्सेज दोस्तों एक से ज़्यादा है और उसमें से आप कोई चीज़ अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो दोस्तों उसे बोलते हैं चयन की समस्या। और दोस्तों चयन की समस्या उत्पन्न क्यों होती है? चयन की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। यानी मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। और उनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? कम होते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है दोस्तों? असीमित है। संसाधन क्या है? दुर्लभ है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था दुर्लभ का मतलब क्या होता है? कमी। और उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। अब दोस्तों अगर ये तीन कंडीशन है तो 100% चयन की समस्या उत्पन्न होनी ही है। क्योंकि दोस्तों अगर इंसान की इच्छाएं असीमित ना हो और इंसान के पास संसाधन दुर्लभ ना हो और किसी भी चीज़ के वैकल्पिक प्रयोग ना हो तो दोस्तों चयन की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। वो उत्पन्न ही इसलिए होती है क्योंकि हर मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है। असीमित का मतलब दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर यह है कि मनुष्य कभी सेटिस्फाई नहीं है। जैसे उसकी एक इच्छा पूरी होती है उसके बाद दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। और दोस्तों उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन इच्छाओं तक पहुंचने के लिए आपके पास संसाधन नहीं होते। संसाधन का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं यहाँ पर पैसा। दोस्तों अगर आप कोई भी अपना सपना या कोई भी अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए क्या चाहिए? दोस्तों उसके लिए भी आप कहेंगे पैसा चाहिए। और दोस्तों जब हमारे अंदर से इच्छा आती है किसी चीज़ को पाने के लिए तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करते हैं? कठिन परिश्रम करते हैं। वो कठिन परिश्रम किस लिए होता है दोस्तों? वो कठिन परिश्रम दोस्तों पैसों के लिए होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं आपकी एक तरीके से चयन की समस्या। और उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि आवश्यकताएं असीमित हैं, संसाधन दुर्लभ होते हैं और उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं।
दोस्तों मैंने एक उदाहरण दिया है यहाँ पे आपको, इसे आप अच्छे से पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा कि चेन का मतलब क्या होता है। दोस्तों लिखा हुआ है आपके पास 5 रुपये हैं और आप अपनी भूख की आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहते हैं। दोस्तों रुपए आपके पास 5 रुपये हैं और उसी 5 रुपये से आप अपनी भूख की आवश्यकता को क्या करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं। इसके लिए कई वस्तुएं उपलब्ध हैं, जैसे दोस्तों रोटी, दोस्तों लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला तथा समोसा। दोस्तों आपके पास रुपये 5 रुपये हैं और जो आपके पास वस्तुएं मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, वो आपके पास रोटी है, लड्डू है, जलेबी है, रसगुल्ला और समोसा है। और दोस्तों प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है, 5 रुपये। इसका मतलब दोस्तों रोटी भी 5 रुपये की, लड्डू भी 5 रुपये का, और आपके पास रुपये कितने हैं, 5 रुपये। दोस्तों आगे लिखा हुआ है 5 रुपये से 5 वस्तुएं नहीं खरीद सकते आप। तो दोस्तों ये जो 5 रुपये आपके पास है, ये एक रिसोर्सेज हो गया जो लिमिटेड है आपके पास। और ये जो आपके पास ऑप्शन है ना, रोटी का, लड्डू का, समोसे का, जलेबी का, ये जो आपके पास ऑप्शन है, जो विकल्प है आपके पास कई सारे, ये दोस्तों कहलाते हैं असीमित आपकी इच्छाएं। आपको रोटी भी खानी है, जलेबी भी खानी है, आपको लड्डू भी खाना है आपको, तो ये सब दोस्तों आपकी इच्छाएं हैं। जबकि इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पास केवल कितने रुपए हैं, 5 रुपये। और जबकि दोस्तों आपको चाहिए कितने, हर किसी के लिए 5-5 रुपये चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या लिखा हुआ है, इसलिए आपको चयन करना पड़ेगा। इसका मतलब आप उन 4 या 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ही सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे रोटी खाना चाहते हो तो रोटी, लड्डू खाना चाहते हो तो लड्डू, समोसे तो समोसे, यानी इन 4 या 5 चीज़ों में से आपको कोई एक ही चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे लिखा है दोस्तों, आप इनमें से एक वस्तु जैसे लड्डू का चयन करते हैं तो आपको बाकी 4 वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आगे लिखा है दोस्तों, आपको चयन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि साधन संसाधन दुर्लभ होते हैं और उनके क्या होते हैं दोस्तों, वैकल्पिक उपयोग होते हैं। अतएव चयन का मुख्य कारण दुर्लभता ही है। ठीक है दोस्तों, कमी ही चयन का कारण है। आगे लिखा है दुर्लभता क्या होता है, तो दोस्तों दुर्लभता से अभिप्राय उस कंडीशन से है जिसमें संसाधन की पूर्ति उनकी मांग से कम होती है। ठीक है दोस्तों, यानी संसाधन की पूर्ति यानी सप्लाई जो होती है वो डिमांड से क्या होती है दोस्तों, लेस होती है, यानी कम होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हमने सीख लिया कि अर्थशास्त्र क्या होता है। दोस्तों अब सीखेंगे कि अर्थशास्त्र की 2 ब्रांच होती हैं, 2 शाखाएं होती हैं, जिसका नाम है दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स और दोस्तों एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों माइक्रो का मतलब होता है छोटा और दोस्तों मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, विशाल। ठीक है दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स होती है जिसमें इंडिविजुअल या व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों इसके अंदर एक यूनिट की बात की जाती है। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमी जो है हमारी, वो 2 लेवल पर होती है दोस्तों। एक लेवल है परिवार का लेवल और दोस्तों एक लेवल है सरकार का लेवल या देश का लेवल। दोस्तों जब परिवार के लेवल पे इकोनॉमी देखी जाती है तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमी। इसका मतलब आप एक पर्टिकुलर एक परिवार की स्टडी कर रहे हैं कि उस परिवार में क्या समस्या है, उस परिवार में क्या है, किस चीज़ की कमी है, किस रिसोर्सेज की कमी है, उसको दूर कौन करता है, उसको दूर करता है दोस्तों फैमिली का मेंबर। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों एक अर्थव्यवस्था होती है देश के लेवल पे जिसे देखते हैं गवर्नमेंट। और जब दोस्तों गवर्नमेंट देखती है तो एक बड़े लेवल पर काम करती है गवर्नमेंट। उसमें वो केवल एक इंडिविजुअल स्टडी नहीं करती है, उसमें हर परिवार काउंट हो जाता है।
मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कोई योजना लेके आती है तो वो योजना एक पर्टिकुलर एक परिवार के लिए नहीं होगी, वो सभी के लिए होगी। वो जो योजना होगी जो गवर्नमेंट लेके आएगी वो पूरी ऑल ओवर पब्लिक के लिए होगी। तो दोस्तों जब गवर्नमेंट या देश के हित के लिए कोई काम किया जाता है तो दोस्तों वो एक तरीके से किस में आती है, मैक्रो लेवल पर आती है। और दोस्तों एक परिवार के लेवल पे या एक इंडिविजुअल लेवल पे कोई काम किया जाता है तो वो किस में आता है दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और दोस्तों माइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया छोटा होता है और मैक्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थशास्त्र की शाखाएँ यानी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। तो दोस्तों एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों मैंने आपको बताया व्यष्टि का मतलब क्या होता है, छोटा, सूक्ष्म का मतलब होता है दोस्तों छोटा, और बृहत का मतलब होता है दोस्तों बड़ा। यानी समष्टि को हम कहते हैं बड़ा, बृहत मतलब होता है बड़ा। और दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र के फादर कौन है, एडम स्मिथ। और समष्टि अर्थशास्त्र के फादर कौन है, जे.एम. किन्स। जे.एम. किन्स। जे.एम. किन्स का मतलब है दोस्तों, इनका पूरा नाम है जॉन मैकॉल किन्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन लिखी हुई है। दोस्तों मैंने आपको समझाया कि अर्थव्यवस्था की एक इकाई, मैंने आपको बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, एक यूनिट होती है, यानी एक इंडिविजुअल लेवल पर कोई स्टडी करना, व्यक्तिगत स्तर पर कोई स्टडी करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के रूप में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। दोस्तों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक बाज़ार, यानी सिंगल की बात करता है, ये छोटे लेवल पर काम करता है आपका माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक। और दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र के मेनली 3 घटक या 3 कंपोनेंट होते हैं। दोस्तों पहला है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। दोस्तों इसके अंदर कस्टमर के नेचर का स्टडी की जाती है, कस्टमर का नेचर कैसा है उसकी स्टडी की जाती है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक कस्टमर का नेचर क्या होता है, कैसा होता है। दोस्तों एक कस्टमर का नेचर होता है, वो चाहता है कि कम प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है और उसके पास 1000 रुपये हैं और वो 1000 रुपये लेके मार्केट में जाता है जीन्स परचेज़ करने के लिए। दोस्तों अगर 1000 रुपये में उसके मनपसंद की जीन्स उसे मिल जाती है, 1000 रुपये में उसके मनपसंद की चीज़ अगर उसे मिल जाती है यानी जीन्स मिल जाती है तो दोस्तों वो सेटिस्फाई है। और दोस्तों अगर 1000 रुपये वो लेके गया और 1500 रुपये की उसे जीन्स पसंद आती है तो दोस्तों यहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं है। तब उसका नेचर कैसा होगा, तब उसका नेचर ऐसा होगा, वो चाहेगा कि ये 1500 रुपये की जीन्स को 1000 रुपये में दे दे, क्योंकि आपके पास 1000 रुपये हैं। और कस्टमर की थिंकिंग हमेशा यही होती है कि वो लो प्राइस में वस्तु को परचेज़ करना चाहता है। तो इसलिए दोस्तों इसे बोलते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों नंबर 2 उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। अब दोस्तों उत्पादक का मतलब होता है एक तरीके से सेल्समैन, जो बेचने वाला होता है, जो चीज़ों को बनाने वाला होता है, यानी प्रोड्यूसर। अब दोस्तों कस्टमर का नेचर आप जानते हो, तो दोस्तों आप एक सेल्समैन का नेचर भी जानते होंगे। सेल्समैन का नेचर ऐसा होता है दोस्तों, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पर मैं वस्तु को बेच दूं,
यानी कोई चीज़ अगर मेरे पास 100 रुपये की रखी हुई है और कोई मेरे पास अगर कस्टमर आता है तो मैं सोचूंगा, मेरी थिंकिंग ये होगी कि मैं उसे 120 रुपये में वो वस्तु सेल कर दूं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं सेल्समैनर हूँ, एक सेल्समैन हूँ। और वही कस्टमर की थिंकिंग ये होती है दोस्तों कि मुझे 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में दे दे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है ताकि उसे मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट हो सके। दोस्तों देखिए, चाहे सेल्समैन हो चाहे कस्टमर हो, दोनों ही अपना फ़ायदा देखते हैं। फ़र्क इतना है कि सेल्समैन जब चीज़ों को बेचता है तो वो प्राइस हाई करके लाभ कमाना चाहता है, और जब कस्टमर अपना लाभ कमाएगा वो कैसे कमाएगा, वो प्राइस को लो करके अपना लाभ कमा सकता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा सिद्धांत है कीमत सिद्धांत। दोस्तों कीमत सिद्धांत का मतलब होता है कि चीज़ों का प्राइस किस तरह से निर्धारित हो, यानी सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट या घटक यही माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि कस्टमर है और जो सेल्समैन है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो दोस्तों इस प्राइस की वजह से ही होता है। दोस्तों अगर प्राइस ही नहीं होगा तो ना तो सेल्समैन होगा और ना दोस्तों कस्टमर होगा। ये जो प्रॉफिट की बात आती है कस्टमर की तरफ से या सेल्समैन की तरफ से, ये कैसे आती है? ये प्राइस की वजह से तो आती है। अगर प्राइस ना हो किसी भी चीज़ का मार्केट में तो दोस्तों आप प्रॉफिट की संभावना कैसे लगा सकते हैं? प्रॉफिट आपको तभी होगा जब प्राइस गिवन होगा। तो दोस्तों इसलिए माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो कीमत सिद्धांत है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि बाज़ार में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 कंपोनेंट थे आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आगे है समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और दोस्तों मैंने आपको समझाया है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? J.M. किन्स, यानी जॉन मैकार्ड किन्स। ठीक है दोस्तों, इनके जो फादर कहे जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो कौन है दोस्तों? J.M. किन्स। ठीक है, तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, इसमें अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आप परिवार के लेवल पर स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप देश के लेवल पर या गवर्नमेंट के लेवल पर अगर आप कोई भी चीज़ की स्टडी करते हैं, यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था पूरी इकोनॉमिक्स का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और दोस्तों बजट, ये सब किसके अंदर आता है दोस्तों? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका अर्थशास्त्र क्या होता है, आर्थिक स्थिति क्या होती है, चयन क्या होता है, व्यष्टि क्या होती है, समष्टि क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।